हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंसान की 3 बेसिक ज़रूरतें हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। किसी दिन गलती से खाना खराब बन गया, नमक ज़्यादा हो गया या मिर्च ज़्यादा डल गई, तो आप खाना दोबारा बना सकते हो, बाहर से ऑर्डर कर सकते हो या फिर इंडियंस का स्टेपल फूड मैगी खा सकते हो। आपके कपड़े आपको फिट नहीं आ रहे या कहीं से फट गए, तो आप उसको ऑल्टर कर सकते हो या फिर नए ऑर्डर कर सकते हो। कितना नुकसान होगा? 1000, 2000, 10, 20, 30 हज़ार का। लेकिन अगर गलत घर ले लिया तो क्या होगा? 10-20 साल के लिए फंस गए। बिकॉज घर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है और इसमें एक गलती मतलब आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स हिल जाएंगे, अननेसेसरी मेंटल प्रेशर, और रहेगा एक रिग्रेट जो डेली परेशान करेगा। आज हम कुछ ऐसे ही 9 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स करते हैं। इनमें से कुछ गलतियां तो ऐसी हैं जो सेकेंड या थर्ड टाइम होम बायर्स भी करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 9 कॉस्टली मिस्टेक्स दैट होम बायर्स डू। और एंड में एक बोनस टिप, तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा एक पॉइंट शायद आपकी लाइफ चेंज कर दे। एंड अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट ऐसा लगा जो आपने सोचा ही नहीं था या फिर जिसने आपकी सोच का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, तो उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू नो द अननोन अबाउट 9 टॉप मिस्टेक्स दैट होम बायर्स डू विद मी, रोहन भारद्वाज। इंडिया में आदमी जब 34-35 सालों का हो जाता है तो अचानक से उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। अपने स्पाउस, पेरेंट्स, इन लॉज का प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि अब टाइम आ गया है लाइफ में सेटल होने का, अपना एक घर खरीदने का। कुछ लोगों को अपनी फैमिली का प्रेशर तो उतना नहीं होता, बट उनको अपने पियर्स, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने कजिन्स का प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है कि सब लोग अभी घर ले रहे हैं या घर खरीदने की बातें कर रहे हैं, तो मुझे भी एक घर लेना चाहिए, मुझे भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, मुझे भी ऐसा एक घर चाहिए जिसके अंदर मैं अपने हिसाब से उसको डेकोरेट करूँ। मैं अपने बच्चों को वो एक स्पेस देना चाहता हूँ जो शायद मेरे पास नहीं थी, वो सारी फैसिलिटीज़ देना चाहता हूँ जो शायद मेरे पास नहीं थी। और यहीं पे शुरुआत होती है पहली गलती की, वो है इमोशनल बाइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि घर एक इमोशनल डिसीजन नहीं है, डेफिनेटली घर एक इमोशनल डिसीजन है और इसको इमोशनल होके ही लिया जाता है, बट ये एक और फाइनेंशियल डिसीजन भी है और एक फाइनेंशियल डिसीजन की तरह इसे एक प्रोसेस की तरह अप्रोच करना चाहिए, लॉजिकली, ना कि कंप्लीटली इमोशनली। बहुत लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के प्रेशर में आके घर देखने की शुरुआत करते हैं और वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि शायद उनके लाइफ गोल्स, फाइनेंशियल सिचुएशन बाकी लोगों से अलग है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज सेट योर फाइनेंशियल गोल्स एंड राइट डाउन वेरी क्लियरली व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। आप किस टाइप का घर में रहना चाहते हो, क्या बजट के घर में रहना चाहते हो, और उसके बाद ही घर देखने की शुरुआत करनी चाहिए, ना कि इमोशनली कि चलिए घर देखना शुरू करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इमोशनल मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है किसी लोकेशन या किसी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पे फिक्स हो जाना। यार मेरे दोस्त ने एक घर लिया है, क्या बालकनी, क्या व्यू, क्या स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, क्लब हाउस, मैं घर लूंगा तो ऐसा ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। यार इस लोकेशन पे मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली सब यहीं रहते हैं, मेरा ऑफिस भी यहाँ से 2 मिनट दूर है, मैं घर लूंगा तो इसी लोकेशन पे लूंगा, नहीं तो कभी नहीं लूंगा। अब जब आप घर लेने के टाइम पे इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं, तो इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। पहला, अगर ये घर आपके फाइनेंसेस के अंदर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर ये बजट के ऊपर है तो या तो आप एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन ले लोगे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आपका डेली मेंटल पीस खराब होगा, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, या फिर आप ये डिसाइड करोगे कि नहीं, मैं अपना बजट बढ़ा के 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आके वापस यही घर लूँगा। इस केस में यू विल लूज ऑन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़। शायद थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके अगर आप कुछ और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी देख लेते, कोई और लोकेशन एक्सप्लोर कर लेते, तो शायद कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बढ़िया घर मिल सकता था जहाँ पे आप बहुत हंसी खुशी रह सकते थे। लेकिन बाय बीइंग रिजिड यू गो थ्रू एन इमोशनल ट्रॉमा as well as you lose out on a lot of opportunities, and if not both, then you get into an unnecessary financial burden. So my humble request
कि घर देखने की जब शुरुआत कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल डिसीजन है, इसको फाइनेंशियल डिसीजन की तरह प्रैक्टिकली और लॉजिकली अप्रोच कीजिए रादर देन इमोशनली। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है इम्प्रॉपर बजट प्लानिंग। वो घर देखने के पहले ये चेक ही नहीं करते कि होम लोन की एलिजिबिलिटी कितनी है। वो अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है तो मुझे बहुत अच्छा होम लोन मिल जाएगा। बट इन रियलिटी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आपके होम लोन की एलिजिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ये ढंग से कैलकुलेट ही नहीं करते कि वो कितनी मंथली ईएमआई कंफर्टेबली पे कर सकते हैं बिना अपनी लाइफस्टाइल को इफेक्ट किए। बहुत सारे लोग रिवर्स कैलकुलेशन ही नहीं करते कि मेरे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं डाउन पेमेंट के लिए, उस हिसाब से मैं कितनी मैक्सिमम वैल्यू का घर खरीद सकता हूँ। दे जस्ट अज्यूम कि मेरी सैलरी बहुत बढ़िया है, मेरी वाइफ की सैलरी बहुत बढ़िया है, हमको तो होम लोन मिल जाएगा। अब बैंक्स सिर्फ 75% से 90% ऑफ दी होम वैल्यू तक होम लोन अप्रूव करते हैं। इसका मतलब 10% से लेके 25% तक का कंट्रीब्यूशन आपको खुद से करना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी घर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये बैंक का कंट्रीब्यूशन कम और आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। लेट्स से अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हो तो आपको 20 लाख रुपए अपनी जेब से देने होंगे और 80 लाख रुपए बैंक से आपको होम लोन मिल जाएगा। बट ये फंड्स होने ज़रूरी हैं और टाइमली होना ज़रूरी है। अब ये इम्प्रॉपर बजट प्लानिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? आप एक ऐसे फाइनेंशियल कमिटमेंट में फंस जाते हो जिससे आपका डेली लाइफस्टाइल, आपका डेली मेंटल पीस अफेक्ट करता है। दूसरा है लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप बोलोगे बजट प्लानिंग और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी ये कैसे? देखिए, लेट्स से आपने जब घर देखना शुरू किया तब आपने एक थोड़ा वेरिएबल बजट रखा था, लेकिन इन दी एंड यू रियलाइज्ड कि मैं मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक का घर खरीद सकता हूँ। लेकिन आपने ये पूरे प्रोसेस में 170, 180, 190 तक का घर देखा। अब बिकॉज आपका फोकस नहीं था, यू वेस्टेड अ लॉट ऑफ योर टाइम। अगर आप फोकस्ड होके सिर्फ 1.5 करोड़ या मैक्सिमम 160, 165 की रेंज के घर देखते तो शायद आपका फोकस ज़्यादा स्ट्रांग होता। और ये जो टाइम वेस्ट हुआ इसके वजह से जो आपने अपॉर्चुनिटी लूज की, शायद आप ये घर बहुत पहले क्लोज कर सकते थे, शायद आपको ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता या कोई एक बेटर घर जो बहुत अच्छा था वो हाथ से निकल गया। सो अगर आपका फोकस क्लियर नहीं है, आप बहुत सारे वाइड वेराइटी देखेंगे, देन यू विल लूज आउट ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। आई अंडरस्टैंड कि बजट सेट करना अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसीलिए हमने इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाया है जो अगले कुछ दिनों में हम पोस्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि यू गेट दी नोटिफिकेशन जब भी ये वीडियो आए। मिस्टेक 3 इज रॉन्ग टाइमिंग। रॉन्ग टाइमिंग? क्या घर देखने का कोई स्पेसिफिक मुहूर्त होता है, कोई दिन या कोई टाइम होता है और उसके अलावा घर नहीं देख सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं से फंड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के पास से, या फिर दूसरी कोई प्रॉपर्टी बेच के वो एक घर खरीदना चाहते हैं। नाउ ऐसे लोग बहुत जल्दी अपनी हाउस सर्च शुरू कर देते हैं एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। अब हाँ, आप कोई भी घर बेच रहे हो और दूसरा घर खरीद रहे हो तो बेचने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मुझे इस बजट के अंदर कौन सी लोकेशन पे क्या टाइप का, क्या साइज़ का घर आएगा। ये डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये रिसर्च को एक लिमिट पे जाके रोकना भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये रिसर्च को रोकते ही नहीं है एंड दे स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्राइसिंग एंड द यूनिट्स। वो ब्रोकर्स और डेवलपर के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि जिस दिन वो अपना घर बेचने के लिए मार्केट में अपलोड करेंगे उस दिन ये 10, 15, 20 दिन में बिक जाएगा और मैं आके तुरंत ये प्रॉपर्टी खरीद लूँगा। लेकिन रीसेल करने का एक रियलिटी ये है कि आपको कम से कम महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं कभी कभी बायर ढूंढने में और घर बेचने में, और उसकी पेमेंट आने में एडिशनल 2 से 3 महीने लग जाते हैं। दैट मीन्स इट कैन टेक एनी वेयर बिटवीन 3 months to 1 year टू सेल योर हाउस एंड गेट फंड्स इन योर हैंड। और यूजुअली जब तक आपके हाथ में ये फंड्स आते हैं और तब आप वापस जाके उसी लोकेशन पे उसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ को देखना शुरू करते हैं, दैट इज़ वेयर यू रियलाइज कि मार्केट चेंज हो चुकी है। या तो अब वो टाइप की प्रॉपर्टीज़ ही अवेलेबल नहीं है या तो उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और फिर होता है पैनिक मोड एंड फिर होता है डिनायल कि लोग मानने को ही तैयार नहीं होते कि प्राइसेस बढ़ गए हैं एंड देन दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद डेवलपर्स कि इसका रेट तो इतना था, आप जो आज प्राइस बोल रही हो बहुत गलत है। नाउ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि जब आप अपनी रिसर्च शुरू करें
तब जो भी लेट्स से आपका बजट है, लेट्स अज्यूम कि मुझे एक प्रॉपर्टी बेच के कहीं से 2 करोड़ रुपए आने वाले हैं और मैं उसमें से 1 करोड़ 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूँ अपने घर में और 20 लाख रुपए साइड पे रखना चाहता हूँ। तो आज जब मैं घर देखने जाऊँगा तो 180 का घर तो देखूंगा ही, बट उसके साथ में उस वैल्यू से एक 10-15% नीचे का घर भी देखूंगा। दैट मीन्स 160-170 का घर भी देखूंगा, ताकि अगर 6 महीने बाद प्राइस राइज हो भी गया तो मेरे को पता होगा कि उस टाइम पे जो 160 का घर था शायद आज वो 180 का हो गया है। देन आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे क्या मिलेगा। आई हैव अ बैकअप ऑप्शन रेडी विद मी। सो ऑलवेज इंश्योर दैट आप जब घर बेच के दूसरा घर खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच के दूसरा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा वाइड वेराइटी ऑफ रेंज देखिए। अपने बजट से 10-15% कम का बजट भी देखिए, ताकि अगर प्राइस बढ़ भी गया देन ऑल्सो यू आर कंफर्टेबल विद इट। मिस्टेक 4 इज नॉट अकोमोडेटिंग फॉर द एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व। घर खरीदने में 2 टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक जो डेवलपर को जाता है, दूसरा जो डेवलपर के अलावा बाकी खर्चे होते हैं। ये कौन से होते हैं? सबसे पहला स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। अब ये हर स्टेट में डिफर करता है, बट यूजुअली ये 4% से 8% के बीच में है। दूसरा ट्रांसफर या म्यूटेशन चार्जेस, जो आप डेवलपर को देते हो या लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर आप रीसेल में घर खरीद रहे हो तो ब्रोकर चार्जेस एंड लॉयर फीस, प्लस जो रिनोवेशन कराने का खर्चा होगा जो रीसेल का अपार्टमेंट आपने लिया है। और अगर आप नया घर खरीद रहे हो तो उसके इंटीरियर्स का खर्चा, प्लस नए घर के लिए आप जो नया सामान खरीदोगे, फर्नीचर, सोफा सेट, अलमीराज, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब का खर्चा। तो अगर आप इन सबको सम टोटल करोगे तो रफली ये आपके घर की वैल्यू का एक 10 से 15% बनाएगा। दैट मीन्स अगर मैं लेट्स से 1 करोड़ का घर ले रहा हूँ तो मुझे 20% डाउन पेमेंट के लिए पैसे चाहिए, 20 लाख रुपए। इन एडिशन टू दैट मेरे को और कम से कम 10 से 15%, मतलब मुझे 30 लाख रुपए चाहिए कैश इन हैंड, तब जाके मैं जो मकान खरीद रहा हूं उसको मैं घर बना पाऊंगा। मिस्टेक 5 इज नॉट नोइंग एंड शेयरिंग योर रिक्वायरमेंट। मैंने ये बहुत बार देखा है कि लोगों को क्लैरिटी ही नहीं होती कि उनको क्या चाहिए। दे स्टार्ट ऑफ विद अ विशफुल थिंकिंग कि मुझे तो 4 BHK चाहिए, एंड देन कहीं जर्नी में उनको ये रियलाइज होता है कि शायद 4 BHK थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, मेरे को तो 3 BHK प्लस सर्वेंट भी चलेगा। और फिर वो कहीं पे एक ऑप्शन देख लेते हैं 3 BHK और प्लस सर्वेंट का, एंड दे लाइक इट एंड दे रियलाइज कि जी नहीं, ये तो परफेक्ट है, लेट्स गो अहेड एंड बाय दिस। ना जब आप ये करते हो इट रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगेन सेम पॉइंट, क्यों? आपका फोकस नहीं था। जब तक आप ये 4 BHK देख रहे थे तब तक शायद आपने कितने सारे 3 प्लस सर्वेंट के ऑप्शन मिस आउट किए। शायद आपको बहुत पहले कोई बहुत बढ़िया डील मिल सकती थी, कोई बहुत बढ़िया घर मिल सकता था। सो बी वेरी क्लियर बिफोर यू स्टार्ट योर हाउस सर्च, या फिर मेक इट वेरी क्लियर इन दी फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ योर हाउस सर्च कि मुझे क्या चाहिए, एंड देन फिर फोकस होके वही देखिए। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है नॉट शेयरिंग व्हाट डू यू वांट। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, लोग ये पूछते हैं ब्रोकर्स को या डेवलपर्स को कि आप बताइए आपके पास क्या है। अब ब्रोकर या डेवलपर आपको वही देगा जो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर जो उसके पास इजीली अवेलेबल है। अगर आप उसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट शेयर करेंगे कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, तो शायद वो रिसर्च करके अपनी इन्वेंट्री में से ढूंढ के आपको निकाल के देगा कि आपको ये चाहिए, बिकॉज ही विल ट्रीट यू लाइक अ सीरियस बायर एंड देन यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। सो ऑलवेज आस्क वॉट डू यू वॉन्ट एंड ओनली देन यू विल गेट इट। मिस्टेक 6 इज सीइंग एवरीथिंग। अब मैंने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि लेट्स से मेरा बजट सिर्फ 1.5 करोड़ का है, बट मैं 180 का घर भी देखना चाहता हूँ, 2 करोड़ का, 220 का, 2.5 करोड़ का भी देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है कि एक जो मेरे बजट के बाहर है वो और जो मेरे बजट के अंदर है उसके अंदर अंतर क्या है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। एक, वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरा, एज यू नो नाउ, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्यों? आपका फोकस ही नहीं है। तीसरा, ये आपको डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी देगा। क्यों? क्योंकि आपने इतनी वाइड वैरायटी देख ली है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी सेट ही नहीं हो पाएंगी कि मुझे मेरे बजट में जो चीज़ मिल रही है मैं उससे सेटिस्फाई हो जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी सारी अलग अलग चीज़ें देख ली हैं, एंड देन इट वुड ऑलवेज गिव यू डिफिकल्टी इन मेकिंग दैट फाइनल डिसीजन। और जितना डिसीजन मेकिंग लेट होगा उतना ही ज़्यादा लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। मिस्टेक 7 इज सेल्फ रिसर्च। बहुत सारे लोगों का ये अप्रोच है
कि मैं किसी लोकेशन पे या किसी प्रोजेक्ट पे जाने के बाद ही उसको इवैल्यूएट करूँगा। बट आइडली आपने कोई भी साइट विजिट करने के पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च घर से करके जाना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च सच एज कि इस लोकेशन पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रपोज थे, क्या आज वो सारे बने हैं कि नहीं बने हैं, फ्यूचर में यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज्ड है और वो कब तक बनेगा, ये डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं, वाई डू यू नीड टू हैव ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बिफोर यू डू दी साइट विजिट, ताकि आप वहां पे जाके सही क्वेश्चन पूछ सके एंड यू गेट द आंसर एट द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ। अदरवाइज आप उन पे डिपेंडेंट हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं और शायद ये पूरी करेक्ट इंफॉर्मेशन भी ना हो। तो हेंस ऑलवेज डू सम सेल्फ रिसर्च बिफोर यू स्टार्ट विजिटिंग द साइट्स। मिस्टेक 8 इज ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। बहुत सारे लोग ये ऑफर्स और डिस्काउंट्स की भावनाओं में बह जाते हैं। बहुत सारे डेवलपर्स बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर्स बनाते हैं, 20% डिस्काउंट, 26% डिस्काउंट, लास्ट फ्यू यूनिट्स लेफ्ट, लास्ट फाइनल ऑफर, 3 दिन में प्राइस बदल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फोमो मार्केटिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट में बहुत सारे लोग रैंडमली जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, बिकॉज वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते कि शायद ऐसा ऑफर दोबारा ना आए, और वो ढंग से उस डेवलपर के क्रेडेंशियल्स चेक ही नहीं करते, और कभी कभी चेक करते हैं तो भी उनको लगता है कि ये ऑफर और डिस्काउंट मुझे मिस नहीं करना चाहिए। आइडली येस, आपको कोई भी ऑफर और डिस्काउंट मिस नहीं करना चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी योर ओनली क्राइटेरिया टू बाय अ हाउस इन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। उसके अलावा आपका जो ड्यू डिलिजेंस है, उस डेवलपर के क्रेडेंशियल्स, उस लोकेशन का इंटायर प्रोस्पेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में इवैल्यूएट करनी चाहिए और उसी के बाद अपना डिसीजन लेना चाहिए, ना कि किसी ऑफर या डिस्काउंट के बेसिस पे। मिस्टेक 9 इज गवर्नमेंट प्लान्स एंड सब्सिडीज। अब इंटरेस्टिंगली हर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ना कोई स्कीम निकाली हुई है अपने स्टेट के हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको उस स्कीम के बारे में पता है, या आपको सेंटर लेवल पे क्या नई स्कीम्स हैं, क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, इनके बारे में पता है, तो शायद आपको बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डील्स मिल सकती हैं जो यूजुअली आप वैसे नज़रअंदाज कर देते। सो प्लीज़ गो थ्रू कि आपके स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंटर गवर्नमेंट ने क्या क्या बेनिफिट्स दिए हुए हैं हाउसिंग स्कीम्स के, और शायद आपको इसका कुछ फ़ायदा हो जाए। सो फाइनली एज प्रोमिस्ड, एक बोनस टिप। आप ये सारी की सारी 9 गलतियां अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ एक डायरी और पेन से। जब भी आप अपना हाउस सर्च शुरू करें, एक फ्रेश डायरी बनाइए, एक पेन रखिए, आप अपनी पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट कीजिए कि आप एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे कैसे पहुँचे। आप कोई घर देखा है आपने अगर, या कोई प्रोजेक्ट देखा है, तो वो कैसा लगा आपको, ये लोकेशन को कैसे इवैल्यूएट किया आपने, अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे, आप इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदोगे तो क्यों नहीं खरीदोगे, आज आपने जो 4 या 6 घर देखे तो क्या वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट थे, या आपने कुछ रैंडम चीज़ें देख के आए हैं। प्लीज़ डॉक्यूमेंट योर एंटायर जर्नी, यह आपको फाइनल डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज 2, 4, 6 हफ्ते बाद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने ये 10, 20, 15 जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, और आप फाइनली क्या लेना चाहते हो। आप इसको अगर ढंग से डॉक्यूमेंट करोगे तो शायद इसी में से कोई अच्छा एक छुपा हुआ अपॉर्चुनिटी निकल आए जो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। सो दैट वाज अ बोनस टिप टू हेल्प यू टू मेक योर डिसीजन मेकिंग ईजी। टू समराइज, वी स्पोक अबाउट 9 कॉस्टली मिस्टेक्स दैट होम बायर्स मेक, और अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो आई एम डेफिनेट कि आप अपना टाइम, एनर्जी और पैसा तीनों बचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आप और कौन से टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू नो द अननोन अबाउट हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी इन इंडिया विद मी, रोहन भारद्वाज। Signing off for tonight. Take care. Have fun.